इंडिया में और यहाँ पे जो प्लांट लगाया गया है उसमें जो फ़र्क है वो कई 100 गुना है। यानी इंडिया ने वही प्लांट उसी कंपनी से बहुत कम प्राइस के ऊपर उससे बहुत बेहतर क्वालिटी का लिया। अब चूंकि आप डॉक्टर साहब ये कौन से दौर में लिया गया था? जी ये जो पिछली हुकूमत के ज़माने में आपको याद होगा कि ये जो पावर प्लांट था, मैं अब इसलिए नाम नहीं यहाँ ले रहा कि बड़ी सेंसिटिव आपके ऐसे फ्रेंडली मुल्क भी होते हैं, मगर फिर आप करते क्या हैं कि जाहिर है कि जब आप उनसे बड़ी कमीशंस के मुतालबे करते हैं तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम साथ वाले मुल्क को जितनी भी गालियां दी, मगर उन्होंने इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, अगर आप छोटे छोटे अफ्रीकी मुल्क भी देखें तो आप अगर कभी इकोनॉमिस्ट उठाएं तो उसके आखिरी पेजेस के ऊपर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग के लिए आउटसोर्स कंपनियों की मदद ली जाती है, ताकि अगर रवांडा के अंदर जो है वो डायमंड की एक्सप्लोरेशन होनी है तो कौन सी बेस्ट। एक सवाल करूंगा, अगर आप मुनासिब समझे, एक हुकूमत या कुछ लोग आके सौदेबाजी करते हैं, अपनी कमीशन तय करते हैं किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, और 22 करोड़ अवाम अपनी जेब से हर महीने उसका बिल देता है, तो क्या इसको 22 करोड़ अवाम की जेबों में डाका कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, इन बातों में तो कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जो जिस अंदाज में लूट मार की गई है वो बिल्कुल ही उसकी मिसाल आपको दुनिया के, शायद मैं कह रहा हूँ कि उन ममालिक में भी ना मिले जिन्हें हम समझते हैं कि वो बहुत हमसे कमज़ोर हैं। मिसाल के तौर पर आप नाइजीरिया, रवांडा, मैंने अफ्रीकन मुल्कों की मिसालें दी, वहाँ भी बड़े करप्ट लोग थे, पैसा बाहर ले गए, फिर स्विस बैंकों से उनके यहाँ रिकवरीज भी हुई, हमने वो भी नहीं की। फिर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो आप देख रहे हैं कि काबीना में बैठे होते हैं और उनके अपने प्राइवेट वही अदारे हैं जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। आपने जो बात कही इस पे कोई शक नहीं है, तकरीबन एक कंसेंसस है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। सो उस हवाले से मैं इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में जो करप्शन का माफिया सबसे बड़ा एक्सपोज किया है। आगे क्या होता है बात की बात है। मैं आपसे जो सादा सवाल करना चाह रहा हूँ, इस आम आदमी के लिए क्या खबर है? आज अगर हमारे यहाँ 20 रुपए का यूनिट है, अगर ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं तो मुझे बिजली कितने की फिर मिलेगी? मेरी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? मेरी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक आम आदमी को अगर ये IPPs की बदमाशी, डाके साफ़ हो जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ बिजली की यूनिट में ज़रा आसान अल्फाज में बता दें। जी मैं अर्ज़ करूँ ताहिर साहब के पूरी दुनिया के अंदर जो भी कॉस्ट होती है चीज़ों को पैदा करने की, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो एनर्जी का होता है। और अगर हम जो रेट के ऊपर एनर्जी उनको दे रहे थे और वो बार बार शोर मचा रहे थे कि हम दुनिया के अंदर कंपेटिटिव नहीं रहे, तो उस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने पूरे अदाद शुमार पेश किए कि देखिए बांग्लादेश में, देखिए इंडिया में, देखिए जिनके साथ हम टेक्सटाइल, चूँकि हमारा सबसे बड़ा शोबा था जो 67% एक्सपोर्ट अन करके देता था, उसका भी माशाल्लाह हमने डिवर्सिफाई भी नहीं किया, हमेशा उन्हीं के ऊपर रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ, फिर आप हर ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए कि जो है वो हमारी एनर्जी कॉस्ट है। फिर आप बिजली देखिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती, जहाँ इवन बहुत, आप नमक की एक मिसाल ले लें, वो तो हर कमोडिटी ऐसी है जहाँ यूज़ करते हैं। आपके यहाँ वो बोरियों में नमक जो तो खुला मिलता था वो तो है नहीं, सारा पैक्ड है। अब वो कंपनियों के अंदर भी जो मशीनरी इस्तेमाल होती है जो उसको प्रोसेस करती है, वो सारी की सारी आप देखिए उसको एनर्जी बेस्ड है। शुगर ले लीजिए। सो आम खाने बिजली कितनी सस्ती हो सकती है? मैं ये को अच्छी खबर सुनाना चाह रहा हूँ लोगों से। 50%, 40%, 80%, 10% जो रियल प्राइस। या डॉक्टर साहब ये मैं पूछ लूं, अगर इनके सवाल को मैं री इन्फोर्स कर दूं, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए क्या हर एक यूनिट का, या क्योंकि इनपुट में भी ये वारदात करते रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट अलादा थी? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, जो है हर तरह की जो मैनिपुलेशन हो सकती थी वो की गई है, और उसके लिए तो सही है कि एक क्रिमिनल केस बनाने के लिए हमारे पास पहले किसी ऐसी कंपनी से फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट हो, ताकि कल को अगर ये मामला ले जाएं
फिर दोबारा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, जो कि इनको आदत है, और वहाँ वो हमें मग्ड करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। जैसा आपने रिकॉर्डिंग में देखा था कि बगैर इन्वेस्टमेंट किए 6 बिलियन का उन्होंने आपसे डैमेजेस ले लिए। तो इसलिए इससे हमें बहुत पक्के हाथ डालने चाहिए कि यहाँ पहले मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि उन ट्रिब्यूनल्स को बीट करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने मुल्क में फोरेंसिक ऑडिट करके एक क्रिमिनल जो है वो ट्रायल करें और सजाएं दें, ताकि जब बाद में ये मामला इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे जाए तो आप वर्ल्ड बैंक और उनके जो तफैली इदारे हैं उनको भी आईना दिखा सकें कि जिन कंपनियों की आप हमायत करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के नारे लगाते हैं, हमें लंबे लंबे भाषण देते हैं कि आपके निजाम। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है जो आवाम समझना चाह रही है, आप फरमा रहे हैं जब तक यहाँ फोरेंसिक ऑडिट ना होगा उस वक्त तक ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो बच जाते हैं। दूसरा ये फरमाया, जैसे अभी आप थोड़ी देर फरमा रहे थे कि भारत में हमसे बहुत मिनिमम प्राइस पर उधर प्राण लगाए गए, तो जिन हुक्मरानों ने माजी में कमीशन बेस पर 20-50 गुना ज्यादा लगाया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक या इस केस में? ये जो 234% ज्यादा कीमत पे लगा है यहाँ पे डॉक्टर साहब। जी काजी साहब सही फरमाया। वो जिस प्लांट का हम जिक्र कर रहे हैं बगैर नाम लिए, उसकी सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए, उसमें जो हमारा दोस्त मुल्क का एक कंपनी इन्वॉल्व है, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि वो एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। और हमारे आज एक जर्नलिस्ट ने उसका जो है वो एक्सपोजर भी किया है, तो इसी से आपको अंदाजा हो गया कि ये वारदात जो थी ये तो बिल्कुल रिसेंट टाइम में भी हुई। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और हमें रास्ता दिखाया। थैंक यू वेरी मच फारूकी साहब। जो 2-3 बातें में सामने आई हैं वो मैं आपसे सवाल कर दूं। पहली बात तो उन्होंने की है कि यहाँ फोरेंसिक ऑडिट करवा के ट्रायल करवाया जाए, इनको सजाएं दी जाए, इनको अंदर किया जाए, ताकि अगर इंटरनेशनल कोर्ट जो है, जो रिकॉर्ड वाला मामला ना हो कि वो $6 अरब का हमारे ऊपर उन्होंने वारदात कर दी थी, हालांकि उसमें हम हक बजानब थे, मगर सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। और दूसरा सवाल ये कि 5-6 हज़ार का मामला नहीं है, उससे भी ज्यादा मामला नहीं, ये देखें खरबों रुपए का, इसकी अभी अमाउंट एग्जैक्ट लगाना बज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे केस मैं समझता हूं, एक तो ये मौजूदा वज़ीर आज़म का बहुत अच्छा काम है कि इन्होंने इन माफिया को एक्सपोज किया, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये इंटरनेशनल कोर्ट जाके स्टे ना ले ले। इसमें 4-5 लोग थे, रज़ाक दाऊद साहब जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए, नदीम बाबर साहब, खुसरो मुख्तियार साहब, इन तीनों ने तो चले गए काबीना के इजलास से, लेकिन जो असल बंदा है जिसने 94 में 2 पावर प्लांट लाए, शहजाद कासम, वो बीच में बैठे रहे और डिफेंड करते रहे इन लोगों को कि इनका क्या कसूर है। वो काबीना के इजलास से एक बात उन्होंने भी की, और मालिक साहब आपको भी यकीन करते हैं, एक बात उन्होंने की कि मेरा प्लांट है तो मैं ही उस मिनिस्ट्री में बैठा हूं और मैं ही वो पॉलिसी बता रहा हूं जिसका डायरेक्ट फायदा मेरे जाती और निजी कारोबार कौन है, यही काम चल रहा था ना। मैं आप दोनों से एक कमेंट चाह रहा हूं। मुझे जो थोड़ी सी हल्की सी बदबू सी आई है, मैं ईमानदारी से समझता हूं कि 70 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिशियन का ये सबसे बड़ा डिसीजन है, हैट्स ऑफ टू इमरान खान। मगर ये क्या जरूरत थी आज बताने की कि मेरे जो वजीर जिनके नाम आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं? भाई लेट देम फेस द म्यूजिक। वो इदारों के पास जाएं, वो साफ हो गए हैं। पहली बात जो भट्टी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप इस फैसले के पहले सबसे पहले एक बात है, मैं इसके साथ सपोर्ट करते रहे, उन्होंने जो काम करना था वो तो कर दिया। साहब बड़ी अहम मैं बड़ी अहम बात करने लगा, मैं एक फिक्रा बोलने लगा। 1985 से पाकिस्तान में जनरल ज़िया ने हमें एक लेगेसी दी, इलेक्टेबल्स। मुझे लगा कि अगर ये फैसले पे सही फैसला अमल दरामद हो गया, पाकिस्तान में इलेक्टेबल सियासत खत्म होगी। आज आप क्या कहते हैं? देखिए मलक साहब, ये एक टेस्ट केस है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए। क्या उन्हें करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए कि डाकू चोर और लुटेरों का चाहिए? मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम इकदाम है, लेकिन ये इन्हें आज फौरी तौर पे उन्हें बेगुनाह नहीं करार देना चाहिए। उन्होंने तो कमीशन की भी खबरें आ रही हैं, बना रहे हैं। नहीं देखें, वो कोई जरूरत नहीं कमीशन की। गुजारिश है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए मेरी नज़र में। वो जो साहब ने कहा है, तो गुजारिश है कि वज़ीर इन लोगों को अगर इस दफ़ा आपने छोड़ दिया, इमरान खान साहब की जो 22 साल जिस वज़ीर आज़म इमरान खान जहद की थी, आज इन 2 फैसलों से वो नज़र आए हैं। लेकिन बेहतर होता कि शहजाद कासम जो इसका अरबपति है वो इस बैठा रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए इन दोनों को काबीना से सबको अलग करें,
एक इंडिपेंडेंट कमीशन फॉरेंसिक करे, उसके मुताबिक जो इनोसेंट हो उन्हें बिल्कुल बाइज्जत तरीके से लाया जाए, बाकियों को सजाएं दिलाई जाए। लेकिन काजी साहब, मादी हमारा बता रहा है हम बड़े बड़े लोगों के खिलाफ इंक्वायरियों का हुक्म देते हैं, GIT बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हम इस दफा इमरान खान साहब से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन लुटेरों से, जिन्होंने भी लूटा है, ये पैसा वापस लेंगे। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जिस काम का यहां कमीशन बनाया गया है उस काम पे मट्टी जरूर पड़ी है। कमीशन ने जो फैसला किया है, दोनों पार्टियां ढोल बजा के नाचती हुई बाहर आ गई कि मैं भी जीत गया, मैं भी जीत गया। ये कमीशन वाला अच्छा। नहीं, एक मिनट, कमीशन उस वक्त बनाया जाता है जब किसी मसले को दबाना हो। प्लीज हमें कमीशन नहीं चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी जो बात है वो ये है कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करें। एक बात बड़ी साहब मैं जरूर कहूंगा, देखिए आज मैं इमरान खान का वोटर हूं, ना कभी वोट दूंगा इस नजरिए के साथ सुने, मगर बात सुने, ये 2 रिपोर्टें निकाली इमरान खान ने, किसी जज से उसको हुक्म दे